हेलो डियर स्टूडेंट, कैसे हैं आप सब। स्वागत है एक बार फिर आपका अपने YouTube चैनल पर। हम चैप्टर नंबर 10 जैव अणु के बारे में पढ़ रहे हैं। पिछले वीडियो में हमने ये चैप्टर स्टार्ट किया था और उसमें हमने इनके वर्गीकरण के बारे में पढ़ा था। कार्बोहाइड्रेट का वर्गीकरण हमने पिछले वीडियो में पढ़ लिया था। आज हम कार्बोहाइड्रेट वाले टॉपिक को कंटिन्यू करने जा रहे हैं और आज हम पढ़ेंगे कार्बोहाइड्रेट का जो पहला टाइप्स है मोनोसेकेराइड्स। मोनोसेकेराइड के बारे में हमने कहा था वह कार्बोहाइड्रेट जिनका जल अपघटन संभव नहीं होता है मोनोसेकेराइड्स कहलाते हैं। तो मोनोसेकेराइड के एग्जांपल में हम ले रहे हैं ग्लूकोज। देखो ग्लूकोज का फॉर्मूला होता है C6H12O6। इसकी सामान्य जानकारी के बारे में पढ़ते हैं। यह है श्वेत क्रिस्टलीय ठोस है। यह जल में विलय होता है। लेकिन अगर अल्कोहल की बात करें तो अल्कोहल में अल्प विलय तथा ईथर में ए विलय होता है। अगली अगर बात करें, यह जो ग्लूकोज है प्रकाशिक सक्रिय होता है। यह प्रकाशिक सक्रिय है तथा दक्षिण ध्रुवण गुणक दक्षिण ध्रुवण गुणक को क्या बोलते हैं? D+ होता है। गुणनकोण का मान कितना होगा? इसका गुणनकोण होता है +52 डिग्री। क्योंकि जो ग्लूकोज है ये समतल ध्रुवित प्रकाश के तल को बाईं ओर राइट हैंड साइड घुमाता है, इसीलिए ये दक्षिण ध्रुवण गुणक होता है और घूर्णन कोण का मान +52 डिग्री होता है। ये हमने बात कर ली ग्लूकोज के सामान्य गुणों की। अब हम बात कर रहे हैं निर्माण की विधियां। तो ले लेते हैं ग्लूकोज का निर्माण और इसमें ऐड कर लेते हैं निर्माण की विधियां। निर्माण की विधियों में नंबर 1 हम ले रहे हैं सुक्रोज से। सुक्रोज का अम्लीय जल अपघटन करने पर हमें ग्लूकोज व फ्रक्टोज प्राप्त होता है। ग्लूकोज व फ्रक्टोज के मिश्रण से ग्लूकोज को अलग करने के लिए हम कैल्शियम हाइड्रोक्साइड का उपयोग करते हैं। ग्लूकोज का जो कैल्शियम ग्लूकोसेट है ये जल में विलय होता है, जबकि फ्रक्टोज से बना कैल्शियम फ्रुक्टोसेज जल में अविलय होता है। विलयन को छानकर ग्लूकोज को अलग कर लिया जाता है। देखो क्या होगा, हम ले रहे हैं सुक्रोज। सुक्रोज का फॉर्मूला है C12H22O11। इसका जल अपघटन कर रहे हैं और जल अपघटन भी कैसा? अम्लीय। तो हम कोई अम्ल का H+ काम में लेंगे तो यहां से क्या बन जाएगा? एक तो C6H12O6 प्लस C6H12O6
ये ग्लूकोज है और ये क्या है, फ्रक्टोज। दोनों के फॉर्मूले सेम ही हैं। कार्बन 12, 6 का डबल 12, हाइड्रोजन 22, 2 24, 12 और 12 24, ऑक्सीजन 11, 1 12, 6 और 6 12। अब ग्लूकोज और फ्रक्टोज के मिश्रण को अलग करने के लिए हम इनको कैल्शियम हाइड्रोक्साइड में घोलते हैं। तो ग्लूकोज का कैल्शियम हाइड्रोक्साइड में जो यौगिक बनता है कैल्शियम ग्लूकोसेट, ये जल में विलय होता है, जबकि फ्रक्टोज का बना कैल्शियम फ्रक्टोसेट या फ्रक्टोसेज, ये जल में विलय होता है। तो ग्लूकोज और फ्रक्टोज को मिश्रण को अलग करने के लिए कैल्शियम हाइड्रोक्साइड काम में लेते हैं। ग्लूकोज कैल्शियम ग्लूकोसेट बनाता है जो जल में विलय होता है, जबकि फ्रक्टोज का कैल्शियम फ्रक्टोसेट जल में अविलय होता है। विलयन को छानकर ग्लूकोज को अलग कर लिया जाता है। दूसरा हम लेते हैं वो है स्टार्च से। स्टार्च के अम्लीय जल अपघटन से हमें ग्लूकोज प्राप्त होता है, क्योंकि ग्लूकोज की असंख्य इकाइयां आपस में मिलकर ही स्टार्च का निर्माण करती है। तो स्टार्च है C6H10O5, ये किसका फॉर्मूला है, स्टार्च। इसका जल अपघटन करवाएंगे, जल के N अणु हैं और स्टार्च के कितने अणु मान लो N, तो क्या होगा, अम्लीय जल अपघटन कराएंगे तो H+ लेंगे, हमें दे देगा N संख्या में C6H12O6, ये हमें क्या मिल गया, ग्लूकोज। कार्बन 6 है, कार्बन 6, हाइड्रोजन 10 2 बार और ऑक्सीजन 5 और 1 6, ये किसका फॉर्मूला है, सुक्रोज। तो ग्लूकोज को बनाने के लिए हम या तो सुक्रोज का अम्लीय जल अपघटन करवाते हैं या फिर स्टार्च का अम्लीय जल अपघटन करवाते हैं। ये हमने बात कर ली ग्लूकोज के कुछ नॉर्मल कैरेक्टर और निर्माण की विधियों की। अब हम आते हैं ग्लूकोज की डिटेल स्टडी में। एक एक पॉइंट धीरे धीरे समझा रहा हूं, आप इसको ध्यानपूर्वक समझे, क्योंकि जो चैप्टर नंबर 10 है इसमें कई चीजें आपको याद ही करनी पड़ेगी। कुछ चीजें याद करने वाली हैं लेकिन कुछ समझने वाली हैं, तो समझने वाली को हम समझ सकते हैं। अब देखो ग्लूकोज की मैं स्ट्रक्चर बनाता हूं यहां पर, क्योंकि अपने ये बार बार काम में आएगा इसलिए एक बार बना देता हूं। अब ये स्ट्रक्चर ऐसी होती है, आपको इसको भी याद तो करना ही पड़ेगा, ज्यादा डिफिकल्ट नहीं है। 6 कार्बन है, तो ये जहां जहां क्रॉस कर रहे हैं यहाँ पर क्या है, कार्बन, इतना सबको पता ही है। तो कार्बन 1 2 3 4 5 6, हाइड्रोजन 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12, ऑक्सीजन 1 2 3 4 5 और ये 6। ज्यादा दिक्कत नहीं है। CHO है ऊपर, नीचे CH2OH है, OH फिर H फिर OH OH। अब देखो ग्लूकोज की ये जो संरचना है इसको मैं थोड़ा सा आपको डिटेल से बताता हूं। ये जो है ये है कार्बोनिल यौगिक, और कार्बोनिल यौगिक में कौन है, CHO नाम से पता चल रहा है, एल्डिहाइड। ये जो है ये क्या है, अल्कोहल। इसको एक बार यहां तक ले लेते हैं। और अल्कोहल कैसे है, 2 डिग्री। कैसे पता चला, देखो ये कार्बन ये कार्बन ये कार्बन ये कार्बन, इन सभी से 4 OH जुड़े हैं। तो ये जो कार्बन है जिससे OH जुड़ा है, ये कितने से जुड़ा है, एक इससे और एक इससे, 2 से जुड़ा है। देखो इस कार्बन से OH जुड़ा है और ये कार्बन एक तो CHO वाले कार्बन से जुड़ा है, एक इससे जुड़ा है यहाँ। तो
तो यहां तक जितने भी कार्बन है हर एक कार्बन अन्य दो कार्बन से जुड़ा है, तो एल्कोहल की डिग्री 2 हो गई। लेकिन ये वाला जो कार्बन है, देखो इसकी बात कर रहे हैं, इसमें इस कार्बन से OH जुड़ा है और ये डायरेक्टली एक ही कार्बन से जुड़ा है, तो ये कैसा एल्कोहल है, 1 डिग्री एल्कोहल। और एक इसमें चीज ये है कि ग्लूकोज में 6 कार्बन सीधी श्रृंखला में जुड़े हैं। ऐसी स्ट्रक्चर क्यों आई, इसको हम एक एक करके लेंगे। तो सबसे फर्स्ट HI से क्रिया। देखो ये सपना तो नहीं आया कि ग्लूकोज की स्ट्रक्चर ऐसी है, विभिन्न प्रकार की रिएक्शन के बेस पर ये स्ट्रक्चर दी गई। अब देखो इसमें 1 2 3 4 5 6 कार्बन सीधी श्रृंखला में जुड़े हैं। इसकी पुष्टि किससे करेंगे, HI से क्रिया द्वारा। ग्लूकोज को HI हाइड्रोजन आयोडाइड के साथ गर्म करने पर ये एन हेक्सेन देता है, जो स्पष्ट करता है कि ग्लूकोज में 6 कार्बन सीधी श्रृंखला में जुड़े हैं। तो देखो ग्लूकोज हम ऐसे लिख सकते हैं CHO CHOH, ये कितना है 4। देखो CHOH 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 ऐसे 4 हैं। एंड में क्या है CH2OH, गरम करेंगे HI के साथ, तो सब के सब जो एल्कोहल एल्डिहाइड जितने भी हैं सब क्या देंगे, देखो CHO कन्वर्ट हो जाएगा CH3 में, CHOH जो है वो कन्वर्ट हो जाएंगे CH2 में, 4 है, और CH2OH ये CH3 में कन्वर्ट हो जाएगा, ये भी CH3 में कन्वर्ट हो जाएगा, और CHOH CH2 में 1 2 3 4 5 6 सीधे जुड़े हैं, तो क्या है एन हेक्सेन। तो ग्लूकोज को HI के साथ गर्म करने पर ये एन हेक्सेन देता है, जो स्पष्ट करता है कि ग्लूकोज में 6 कार्बन सीधी श्रृंखला या रिजु श्रृंखला में जुड़े हैं। दूसरी है, अब ये जो CHO है, सबसे पहले तो ये पता करना पड़ेगा कि क्या इसमें कार्बोनिल यौगिक है। तो सेकंड में लिख रहा हूं कार्बोनिल यौगिक की उपस्थिति। कैसे पता चलेगा कि कार्बोनिल यौगिक इसमें उपस्थित है, तो कार्बोनिल यौगिक की प्रेजेंस को पता करने के लिए हम क्या करेंगे, इसकी रिएक्शन करवाएंगे और ऐसी रिएक्शन करवाएंगे जिससे पता चल रहा है कि वो कार्बोनिल यौगिक ही है। तो हमने एल्डिहाइड कीटोन और कार्बोक्सिलिक एसिड वाले चैप्टर में पढ़ा था कि कार्बोनिल यौगिक चाहे एल्डिहाइड हो या कीटोन हो, वो हाइड्रोक्सिल के साथ अभिक्रिया करके ऑक्सिन और HCN हाइड्रोजन साइनाइड के साथ अभिक्रिया करके साइनोहाइड्रीन देते हैं। तो क्योंकि ग्लूकोज में कार्बोनिल समूह होता है, अतः ये दोनों रिएक्शन देगा। तो क्या होगा, देखो मैं इसको ऐसे लिख देता हूं CHOH, ये कितने हैं 4, इससे क्या जुड़ा हुआ है CH2OH। करवा दो दोनों रिएक्शन है, कर लो पुष्टि कार्बोनिल यौगिक है या नहीं। तो इसकी रिएक्शन किससे करवा दो, हाइड्रोक्सिलेमिन H2NOH, ये क्या है H2NOH हाइड्रोक्सिल एमीन। तो देखो रिएक्शन करवाते हैं हाइड्रोक्सिल एमीन के साथ, और दूसरी रिएक्शन किसके साथ करवा दो, HCN के साथ। तो हाइड्रोक्सिल एमीन के साथ रिएक्शन इजी है। इसमें क्या होगा, देखो मैं यहां बता देता हूं आपको, ये कार्बोनिल समूह है C डबल बॉन्ड O, इसकी रिएक्शन करवा रहे हैं हाइड्रोक्सिल एमीन H2NOH से, तो ये ऑक्सीजन और ये H2 क्या बना लेंगे, जल अणु, और कार्बन और नाइट्रोजन सीधे आके जुड़ जाएंगे। तो क्या होगा, देखो C इससे जुड़ा हुआ H, क्योंकि ऑक्सीजन डायरेक्टली पार्टिसिपेट कर रहा है, तो इस CH से डबल बॉन्ड आके कौन जुड़ जाएगा, N और OH। ठीक है, अब बाकी बना दो CHOH कितने 4, CH2OH, ये क्या बन गया ऑक्सीजन। ग्लूकोज हाइड्रोक्सिल एमीन के साथ अभिक्रिया करके ऑक्सीजन देता है। यहाँ क्या बाहर निकल गया है H2O।
अब अभिक्रिया करवाते हैं HCN हाइड्रोजन साइनाइड के साथ। तो ये रिएक्शन कैसे होगी देखो, इसको भी मैं यहां बता देता हूं। ये कार्बोनिल समूह है, बंद के इलेक्ट्रॉन जाएंगे ऑक्सीजन की तरफ, माइनस कार्बन पर प्लस। इसकी रिएक्शन करवा रहे हैं HCN के साथ, साइनाइड माइनस H प्लस। तो देखो ये कार्बन ऑक्सीजन बॉन्ड डबल से सिंगल हो जाएगा, ऑक्सीजन पर माइनस से जुड़ जाएगा प्लस का H, और C पर प्लस से जुड़ जाएगा माइनस वाला Cl। कैसे बना दो, तो देखो रिएक्शन यहीं पर होनी है CHO पर, तो CH, इससे एक तो क्या जुड़ गया OH, और एक क्या जोड़ दो CN, बाकी सेम है CHOH, 4 है CH2OH। ये जो बना है इसका नाम है साइनो हाइड्री। तो ग्लूकोज हाइड्रोक्सिल एमीन के साथ अभिक्रिया करके ऑक्सीजन, और हाइड्रोजन साइनाइड के साथ अभिक्रिया करके साइनोहाइड्रीन देता है, जो स्पष्ट करता है कि ग्लूकोज में कार्बोनिल समूह उपस्थित है। देखो इसको कार्बोनिल यौगिक कह सकते हैं, ज्यादा कंफ्यूज होते हैं, इसको हम क्या कह सकते हैं कार्बोनिल समूह, क्योंकि कार्बोनिल समूह या कार्बोनिल यौगिक किसमें होता है, एल्डिहाइड या कीटोन में। अब नंबर 3 जो है वो है एल्डिहाइड की उपस्थिति। हाइड्रोक्सिल एमीन और हाइड्रोजन साइनाइड की अभिक्रिया द्वारा हमें यह तो पता चल गया कि ग्लूकोज में कार्बोनिल समूह उपस्थित है। अब वो कार्बोनिल में एल्डिहाइड है या कीटोन है, इसकी उपस्थिति का पता करने के लिए हम रिएक्शन किससे करवाएंगे, देखो CHOH कितना है 4, और CH2OH, इसकी रिएक्शन किससे करवा दो Br2 से। Br2 एक क्या है, दुर्बल ऑक्सीकारक। जब ग्लूकोज की अभिक्रिया Br2 से करवाई जाए तो ये ग्लूकोनिक अम्ल देता है। ये एल्डिहाइड जो ग्रुप है ये किस में कन्वर्ट हो जाएगा, कार्बोक्सिलिक एसिड में। बाकी सेम रहेगा CHOH कितने 4, CH2OH। ये जो बना है इसका क्या नाम है, ग्लूकोनिक अम्ल। तो अभी तक हमने ये पता कर लिया कि ग्लूकोज की अभिक्रिया HI से करवाने पर N हेक्सेन देता है, अर्थात ग्लूकोज में 6 कार्बन सीधी श्रृंखला में जुड़े हैं। ग्लूकोज की अभिक्रिया हाइड्रोक्सिल एमीन से करवाने पर ऑक्सीजन, और हाइड्रोजन साइनाइड से करवाने पर ये साइनोहाइड्रीन देता है, जो ये स्पष्ट करते हैं कि ग्लूकोज में कार्बोनिल समूह उपस्थित है। फिर ग्लूकोज की अभिक्रिया ब्रोमीन से करवाने पर यह ग्लूकोनिक अम्ल देता है, जो स्पष्ट करता है कि ग्लूकोज में एल्डिहाइड समूह उपस्थित है। अब हम आते हैं 4 OH वाला और 1 डिग्री एल्कोहल, इसकी बात करते हैं। तो नंबर 4 बात कर रहे हैं प्राथमिक अल्कोहल की उपस्थिति। ग्लूकोज व ग्लूकोनिक अम्ल दोनों की अभिक्रिया सांद्र HNO3 जैसे प्रबल ऑक्सीकारक से करवाने पर हमें ग्लूकोज का डाइकार्बोक्सिलिक अम्ल अर्थात सैकरिक अम्ल प्राप्त होता है, जो स्पष्ट करता है कि ग्लूकोज में एक प्राथमिक अल्कोहल 1 डिग्री अल्कोहल समूह उपस्थित है। तो देखो ये हम ले लेते हैं सबसे पहले ग्लूकोज CHO,
CHOH संख्या में 4, CH2OH ये क्या है ग्लूकोज, और इस तरह लिखते हैं ग्लूकोनिक अम्ल COOH, CHOH कितना है 4 है, CH2OH। तो इसका ऑक्सीकरण अगर हम नाइट्रिक एसिड से करवाएं और इसका ऑक्सीकरण भी अगर नाइट्रिक एसिड से करवाएं HNO3 से, तो ये किस में कन्वर्ट हो जाएगा, CHO कन्वर्ट हो जाएगा कार्बोक्सिलिक एसिड में। ये बीच वाले जो 2 डिग्री अल्कोहल है ये अनचेंज रहेंगे और ये प्राथमिक अल्कोहल भी कन्वर्ट हो जाएगा कार्बोक्सिलिक एसिड में। ऐसे ही ये तो कार्बोक्सिलिक एसिड में कन्वर्ट था, CHOH ये 4 के 4 रहेंगे, बचा CH2OH ये भी किस में कन्वर्ट हो जाएगा COOH। ये है क्या क्या बात कर लेते हैं। ये है ग्लूकोज, ये है ग्लूकोनिक अम्ल, और ये ग्लूकोज का डाई कार्बोक्सिलिक एसिड 2 COH है जिसका नाम है सेकेरिक अम्ल, और ग्लूकोज भी ऑक्सीकरण द्वारा क्या बना लेगा सेकेरिक अम्ल। अर्थात ग्लूकोज व ग्लूकोनिक अम्ल दोनों HNO3 जैसे प्रबल ऑक्सीकारक से अभिक्रिया कर सेकेरिक अम्ल बना रहे हैं, जो स्पष्ट करता है कि ग्लूकोज में एक प्राथमिक अल्कोहल समूह उपस्थित है। अब देखो नंबर 5, 5OH समूह की उपस्थिति। ग्लूकोज की अभिक्रिया एसिटिल क्लोराइड या एसिटिक एनहाइड्राइड के साथ करवाने पर ग्लूकोज पेंटा एसीटेट बनाता है, जो स्पष्ट करता है कि ग्लूकोज में 1 2 3 4 5 OH समूह उपस्थित है। तो क्या होगा देखो CHO। अब इनको ओपन करके लिखना पड़ेगा, तो लिख देते हैं क्योंकि पांचों भाग ले रहे हैं। 1 2 3 4 और ये 1 डिग्री। इसकी रिएक्शन किससे करवा रहे हैं, एसिटिल क्लोराइड या एसिटिक एनहाइड्राइड से। तो एसिटिल क्लोराइड है CH3C डबल बॉन्ड O Cl, ये Cl यहां से निकल जाएगा और यहां से क्या जाएंगे सारे के सारे H। ऐसे कितने भाग लेंगे 5, तो 5 हाइड्रोजन और 5 इसके Cl क्या बना लेंगे 5HCl, और COCH3 समूह जो है वो ऑक्सीजन से आके जुड़ जाएगा। तो CHO CH O तो था COCH3, CHO COCH3, CHO है COCH3 आके जुड़ जाएगा, CHO है COCH3 आके जुड़ जाएगा। अब इसमें CH2O COCH3 ये क्या बन गया ग्लूकोज पेंटा एसीटेट। देखो ये अगर आपको समझ में नहीं आ रहा तो ऐसा कुछ है COCH3 इससे जुड़ा हुआ है एक हाइड्रोजन। तो ये क्या है एसीटेट है, लेकिन कितने हैं 5, इसीलिए इसको बोलेंगे ग्लूकोज पेंटा एसीटेट। तो अभी तक हमने ग्लूकोज की जो स्ट्रक्चर है इसमें हर चीज को प्रूव किया है। 6 कार्बन सीधी श्रृंखला में जुड़े हैं, इसके लिए रिएक्शन करवाते हैं एन हेक्सेन से, सॉरी ग्लूकोज की अभिक्रिया HI से करवाने पर एन हेक्सेन देता है जो बताता है कि 6 कार्बन सीधी श्रृंखला में जुड़े हैं। ग्लूकोज की अभिक्रिया हाइड्रोक्सिलेमिन और हाइड्रोजन साइनाइड से करवाने पर ऑक्सीजन व साइनोहाइड्रिन देता है, जो स्पष्ट करता है कि इसमें कार्बोनिल यौगिक या कार्बोनिल समूह उपस्थित है।
ग्लूकोज की अभिक्रिया ब्रोमीन से करवाने पर ये ग्लूकोनिक अम्ल देता है, जो बताता है इसमें एल्डिहाइड उपस्थित है। ग्लूकोज की अभिक्रिया HNO3 से करवाने पर सैकरिक अम्ल देता है, जो बताता है इसमें एक 1 डिग्री अल्कोहल समूह उपस्थित है। ग्लूकोज की अभिक्रिया एसिटिल क्लोराइड या एसिटिक एनहाइड्राइड से करवाने पर ग्लूकोज पेंटाएसिडेट देता है, जो स्पष्ट करता है कि ग्लूकोज में 5 OH समूह उपस्थित होते हैं और ये स्थायी है। तो ये हमने ग्लूकोज की स्ट्रक्चर की बात की। अब बात करते हैं ग्लूकोज का विन्यास निर्धारण। इसको हम रहने देते हैं एक बार, क्योंकि साइड में है, वैसे अड़चन नहीं करी है। एक वैज्ञानिक था जिसका नाम था एमिल फिशर। एमिल फिशर ने ग्लिसरॉल्डिहाइड का द्विक स्थान में विन्यास निर्धारित किया। अर्थात एमिल फिशर एक ऐसा वैज्ञानिक था जिसने सबसे पहले ग्लिसरॉल्डिहाइड की संरचना के बारे में, इसके विन्यास के बारे में जानकारी दी। देखो, एमिल फिशर के अनुसार ग्लिसरॉल्डिहाइड दो प्रकार के स्ट्रक्चर रखता है। ये फर्स्ट है और ये सेकंड है। इस विन्यास वाले ग्लिसरॉल्डिहाइड को कहा गया प्लस ग्लिसरॉल्डिहाइड। और इस विन्यास वाले को कहा गया माइनस ग्लिसरॉल्डिहाइड। इसमें कंफ्यूज नहीं होना कि सर ये क्या, ये डैश है, जॉइंट। तो एमिल फिशर ने कहा कि जिस ग्लिसरॉल्डिहाइड में OH राइट साइड यानी बाईं ओर है, ये कौन सा हाथ होता है, राइट वाला, दाईं ओर है, वो तो प्लस ग्लिसरॉल्डिहाइड, और जिसमें OH लेफ्ट साइड है यानी बाईं ओर है, वो क्या कहलाएगा, माइनस ग्लिसरॉल्डिहाइड। इसी के आधार पर ग्लिसरॉल्डिहाइड के विन्यास के आधार पर, अर्थात इसके विन्यास को सापेक्ष मानते हुए, ग्लूकोज और अन्य विभिन्न प्रकार के कार्बोहाइड्रेट का विन्यास निर्धारित किया गया। ग्लूकोज या अन्य कार्बोहाइड्रेट के विन्यास के निर्धारण के लिए सेकंड लास्ट कार्बन देखा जाता है। यदि सेकंड लास्ट कार्बन में OH राइट साइड है, देखो एक आता है D, एक आता है L। D कब लगेगा, OH कौन सा, सेकंड लास्ट कार्बन वाला, दाईं ओर, अर्थात राइट होने पर D आएगा, और L कब आएगा, OH बाईं ओर, अर्थात लेफ्ट होने पर। तो ये रही ग्लूकोज की स्ट्रक्चर, ये लास्ट, ये सेकंड लास्ट कार्बन, और सेकंड लास्ट कार्बन में OH किस तरफ है, राइट साइड, इसीलिए ग्लूकोज का विन्यास क्या हो जाएगा, D ग्लूकोज। अब देखो दो चीजें कंफ्यूज करती है, एक तो कैपिटल D, एक कैपिटल A, एक होता है स्मॉल d स्मॉल l। ये कैपिटल D कैपिटल L केवल ग्लूकोज का विन्यास निर्धारित करते हैं, ये इसके ध्रुवण गुणवत्ता को नहीं बताते। ऐसा नहीं आप सोच लें कि ये ध्रुवण गुणवत्ता को बताते हैं, नहीं, स्मॉल d और स्मॉल l इसकी ध्रुवण गुणवत्ता को बताते हैं। स्मॉल d का मतलब है डेक्स्ट्रो रोटेटरी यानी दाईं ओर, और l का मतलब है लेवो रोटेटरी यानी बाईं ओर।
ग्लूकोज डेक्स्ट्रो रोटेट होता है, इसीलिए ग्लूकोज को यूं लिखेंगे। विन्यास इसका क्या है? डी, क्योंकि सेकंड लास्ट कार्बन क्या है? OH राइट साइड है, फिर लिखेंगे प्लस और फिर लिखेंगे ग्लूकोज। ये डी बताएगा सेकंड लास्ट कार्बन पर OH राइट साइड है, ये प्लस बताएगा कि ये PPL के तल को राइट साइड की ओर घुमा देता है, अर्थात दाईं ओर घुमा देता है। तो ये हमने बात कर ली ग्लूकोज के विन्यास की। अब हम बात कर रहे हैं ग्लूकोज की चक्रीय संरचना की। इसमें ले रहे हैं ग्लूकोज में ग्लूकोज की चक्रीय संरचना। ग्लूकोज की जो ये नॉर्मल स्ट्रक्चर है, ये ग्लूकोज के कुछ गुणों को स्पष्ट नहीं कर पाती है। जैसे नंबर 1, ग्लूकोज 2,4 डाइनाइट्रोफेनिलहाइड्रेजिन परीक्षण व सिप परीक्षण नहीं देता। तथा सोडियम बाइसल्फाइड NaHSO3 के साथ योगोत्पाद नहीं देता है। सेकंड, ग्लूकोज का पेंटा एसीटेट हाइड्रोक्सिलेमिन NH2OH के साथ कोई रिएक्शन नहीं देता। तो ग्लूकोज 2,4 डाइनाइट्रोफेनिल हाइड्रोजन परीक्षण नहीं देता, ये सिप परीक्षण नहीं देता, ये सोडियम बाइसल्फाइड के साथ योगोत्पाद भी नहीं देता, तथा ग्लूकोज का जो पेंटा एसीटेट है ये हाइड्रोक्सिलेमिन के साथ रिएक्शन नहीं करता। क्योंकि पेंटा एसीटेट हाइड्रोक्सिलेमिन के साथ रिएक्शन नहीं करता, ये बताता है कि ग्लूकोज में एल्डिहाइड समूह फ्री नहीं है, एल्डिहाइड समूह मुक्त नहीं है। और नंबर 3, ग्लूकोज 2 रूपों में पाया जाता है। दो रूप कौन कौन से? नंबर 1 अल्फा ग्लूकोज, नंबर 2 बीटा ग्लूकोज। अल्फा ग्लूकोज जो है इसका गलनांक मेल्टिंग पॉइंट 419 केल्विन होता है। बीटा ग्लूकोज का गलनांक 423 केल्विन होता है। और अल्फा ग्लूकोज को ग्लूकोज, सामान्य ग्लूकोज की बात कर रहे हैं, से 303 केल्विन ताप पर गर्म करके बनाया जाता है। जबकि बीटा ग्लूकोज को ग्लूकोज से, नॉर्मल ग्लूकोज की बात कर रहे हैं, 371 केल्विन ताप पर गर्म करके
बनाया जाता है। तो यह रिजल्ट ये आया कि ग्लूकोज ये टेस्ट नहीं देता, ग्लूकोज दो रूपों में पाया जाता है। इन तथ्यों के आधार पर यह सुझाव दिया गया कि ग्लूकोज जो होता है इसमें कार्बन नंबर 1 और कार्बन नंबर 5 कौन कौन सा, देखो ये फर्स्ट, ये सेकंड, ये थर्ड, ये फोर्थ, ये फिफ्थ और ये सिक्स्थ, कार्बन नंबर 1 और कार्बन नंबर 5 परस्पर हेमी एसिटेल बंध द्वारा जुड़कर चक्रीय संरचना बना लेते हैं। क्योंकि ग्लूकोज का कार्बन नंबर 1 हेमी एसिटेल बॉन्ड में भाग ले लेता है, इसीलिए कार्बोनिल समूह ए सममित हो जाता है। परिणाम स्वरूप ग्लूकोज दो समावयवी अल्फा ग्लूकोज और बीटा ग्लूकोज के रूप में पाया जाता है। तो अब हम बनाते हैं ग्लूकोज की चक्रीय संरचना। तो पहले मैं ये बना लेता हूं, अब इजी रहेगा। CHO 1 2 3 4 CH2OH। मार्कर चेंज कर लेते हैं, लाइट चलने लग गया है। तो OH H OH OH H OH H OH नंबर डाल देते हैं ताकि चक्रीय संरचना में कोई दिक्कत नहीं हो। 1 2 3 4 5 6 1 के और 5 के बीच में हेमी एसिटेल बॉन्ड बनेगा। तो कैसे बनेगा देखो, बात कर लेते हैं इसकी। दोनों तरफ साइन ऑफ एरो लगा देते हैं, यानी दोनों बराबर है, सामने में रहेंगे। तो ये देखो CH इतना करके छोड़ दो, सेकंड थर्ड फोर्थ बना दो, OH H OH H OH H। यानी अभी तक हमने यहां तक का काम किया है। अब देखो ये आ गया फिफ्थ और ये सिक्स्थ। फिफ्थ में इस तरफ क्या है H। अब ये CH बना दिया, इसका जो OH है इसका एक हाइड्रोजन यहां लगा दो। तो देखो ये इसका O और ये इसका H बना दिया। तो इस कार्बन से जुड़ा हुआ H इस कार्बन से जुड़ा हुआ O और ये हाइड्रोजन इसके साथ आके जुड़ जाएगा। तो हाइड्रोजन जब निकल गई तो बचा क्या ऑक्सीजन। ये कार्बन नंबर 1 और कार्बन नंबर 5 ऑक्सीजन दोबारा जुड़ जाएंगे। तो सिंपल है, देखो ये स्ट्रक्चर से बना ली, बाकी सब कर दी। इस कार्बन का कार्बन और H और O बना दिया। अब 5 नंबर का जो OH है इसका हाइड्रोजन इसके साथ जोड़ दिया, हो गया OH। और इस ऑक्सीजन द्वारा कार्बन नंबर 1 और कार्बन नंबर 5 को जोड़ दिया। यह जो रूप है जिसमें OH कहां है, राइट साइड, ये कौन सा ग्लूकोज है, अल्फा ग्लूकोज। या डिटेल से नाम लिखने के लिए वो कर लेते हैं, देखो कैसे होगा, अल्फा D प्लस ग्लूकोज। दूसरा स्ट्रक्चर सेम बनेगी, मैं केवल यहां चेंज करूंगा। तो देखो कार्बन नंबर 1 2 3 4 ये 5, CH2OH OH H OH। स्ट्रक्चर आपको ऐसे लग रही होगी कि सर कितनी इजी से बना रहे हैं, आप भी प्रैक्टिस करोगे तो आप भी बना सकते हैं। अब इसमें OH लेफ्ट साइड है, ये हो जाएगा बीटा ग्लूकोज, बीटा D प्लस ग्लूकोज। और ये जो बॉन्ड है इसमें कन्फ्यूजन नहीं होना है,
ये जो बॉन्ड है, ये कौन सा बॉन्ड है? हेमी एसिटाइल बॉन्ड। तो जो तथ्य हमने लिए थे उसके आधार पर ये पाया गया कि ग्लूकोज का कार्बन नंबर 1 और ग्लूकोज का कार्बन नंबर 5 परस्पर हेमी एसिटेट बंध द्वारा जुड़ जाते हैं और हमें ग्लूकोज की चक्रीय संरचना प्राप्त होती है। यदि फर्स्ट कार्बन पर OH राइट साइड तो अल्फा, OH लेफ्ट साइड तो बीटा ग्लूकोज हो जाएगा। अब देखो अल्फा का मतलब OH पहले कार्बन पर राइट, डी का मतलब सेकंड लास्ट कार्बन पर OH राइट, प्लस का मतलब ये पीपीएल के तल को दाईं ओर राइट साइड घुमा देता है। अब हम ले रहे हैं ग्लूकोज का हावर्त सूत्र। ग्लूकोज का हावर्त सूत्र पाइरेन से मिलती जुलती संरचना है, इसीलिए ग्लूकोज के हावर्त सूत्र को हम पाइरेनोज संरचना भी कहते हैं। पाइरेन क्या होता है? देखो पाइरेन 6 सदस्य वाली वलय है जिसमें 5 कार्बन और छठा क्या होता है? ऑक्सीजन, और यहाँ डबल बॉन्ड होते हैं अल्टरनेट। ये किसकी संरचना है? पाइरेन। तो ग्लूकोज का हावर्त सूत्र पाइरेन से मिलता जुलता है, इसीलिए इसको ग्लूकोज की पाइरेनोज संरचना भी कहते हैं। कैसे बनाएंगे देखो, पहले बना लेते हैं अल्फा की। तो 6 कार्बन में एक कार्बन की जगह ऑक्सीजन, बना लो ऐसी संरचना। ये पहला, और यहां बना लेते हैं दूसरा। तो यहां पर बीटा की बना लेंगे, यहां पर बना लेंगे अल्फा की। तो अल्फा की ले लेते हैं। देखो अब क्या करना है, जब हावर्त सूत्र बनाते हैं तब ये जो लेफ्ट साइड वाला है, जब ऐसे लेंगे तो ये लेफ्ट है, ये राइट है। तो लेफ्ट साइड वाले को रखना ऊपर और राइट साइड वाले को रखना है नीचे। तो देखो पहला नंबर कार्बन H लेफ्ट हैंड ऊपर OH, फिर H OH, फिर OH H, फिर H OH, फिर CH2OH डाउन है और H। अब इसकी बना लेते हैं। पहला OH ऊपर H नीचे, दूसरा H नीचे OH, सॉरी H ऊपर OH नीचे, फिर OH ऊपर H नीचे, फिर H ऊपर OH नीचे, और फिर CH2OH और H। अगर ध्यान से देखेंगे तो ये कौन सा ग्लूकोज है? बीटा D प्लस ग्लूकोज, और ये कौन सा है? अल्फा D प्लस ग्लूकोज। तो यदि हम अल्फा और बीटा ग्लूकोज की कंपैरिजन की बात करें तो इनमें ये भी कार्बन नंबर 1 है और ये भी कार्बन नंबर 1 है। तो अल्फा और बीटा ग्लूकोज में केवल कार्बन नंबर 1 के विन्यास में भिन्नता है, बाकी देखो कहीं भी भिन्नता नहीं है। HOH OH HOH OH HOH HOH CH2OH CH2OH। तो सबसे पहला तो यहां पर एक वर्ड आता है एनोमरी कार्बन। वह कार्बन जो सीधे 2 ऑक्सीजन परमाणुओं से जुड़ा हो एनोमेरी कार्बन कहलाता है। तो देखो ये जो कार्बन है नंबर फर्स्ट वाला, ये एक तो इस ऑक्सीजन से जुड़ा है और एक इस ऑक्सीजन से जुड़ा है, तो ये कैसा कार्बन है? एनोमेरी कार्बन। ठीक ऐसे ही इसमें ये कार्बन एक तो इस ऑक्सीजन से जुड़ा है, एक इस ऑक्सीजन से जुड़ा है। तो क्योंकि ये कार्बन डायरेक्टली 2 ऑक्सीजन परमाणु से जुड़ा है तो कैसे कहलाते हैं? एनोमेरी कार्बन। और वह समावयवी जिनमें केवल एक कार्बन के विन्यास में भिन्नता हो एनोमर्स कहलाते हैं। वह समावयवी जिनके एक कार्बन की ही विन्यास में भिन्नता हो एनोमर्स कहलाते हैं, जैसे अल्फा व बीटा ग्लूकोज। अब यहां पर एक चीज और आती है, वो ये है कि ग्लूकोज का
कुछ एक दो करेक्टर और हैं वो हम ले लेते हैं, थोड़ा सा इतना ही मिटा लेते हैं, काम बढ़ जाएगा इतने से इतने। एक गुण और है ग्लूकोज का, परिवर्ती ध्रुवण गुणक, अंग्रेजी में इसको बोलते हैं म्यूटा रोटेशन। वह पदार्थ जिसका ध्रुवण कोण का मान, वह पदार्थ जिसके ध्रुवण कोण का मान समय के साथ परिवर्तित हो, परिवर्ती ध्रुवण गुणक कहलाता है। वह पदार्थ जिसके गुणन कोण का मान समय के साथ परिवर्तित हो, परिवर्ती ध्रुवण गुणक कहलाता है। ग्लूकोज परिवर्ती ध्रुवण गुणक का एक उदाहरण है। ये परिवर्ती ध्रुवण गुणकता प्रदर्शित करता है क्योंकि उदासीन माध्यम में ग्लूकोज अल्फा व बीटा ग्लूकोज के साथ साम्य में रहता है। तो यहां पर मैं ले लेता हूं नॉर्मल ग्लूकोज, ये साम्य में रहेगा किसके साथ, अल्फा ग्लूकोज, और ये किसके साथ साम्य में रहेगा, बीटा ग्लूकोज। तो जो ग्लूकोज है इसका गुणन कोण का मान होता है +52 डिग्री, अल्फा ग्लूकोज का गुणन कोण का मान होता है +112 डिग्री, और बीटा ग्लूकोज के गुणन कोण का मान होता है +90 डिग्री। तो ग्लूकोज का जो गुणन कोण है वो समय के साथ चेंज होगा, 52 से 112 डिग्री हो सकता है और 52 से 90 डिग्री यानी 19 डिग्री हो सकता है। क्योंकि कारण क्या है कि ये जो ग्लूकोज है ये बीटा और अल्फा ग्लूकोज के साथ साम्य में रहता है, परिणाम स्वरूप इसका गुणन कोण समय के साथ परिवर्तित होता रहता है। तो इसके अलावा हमने कहा एनोमरी कार्बन, जो कार्बन सीधे 2 ऑक्सीजन परमाणु से जुड़ा हो, और ऐसे समावयवी जिनमें केवल एक कार्बन के विन्यास में भिन्नता हो एनोमर्स कहलाते हैं। और ग्लूकोज अल्फा व बीटा ग्लूकोज के साथ साम्य में होने के कारण परिवर्ती ध्रुवण गुणकता प्रदर्शित करता है। तो यहाँ पर हमने कार्बोहाइड्रेट में जो मोनोसैकेराइड का पहला एग्जाम्पल है ग्लूकोज, उसके बारे में डिटेल से पढ़ लिया है। अगले वीडियो में हम फ्रक्टोज के बारे में पढ़ेंगे। अगर मेरे वीडियोज जो मैं आपको अवेलेबल करवा रहा हूं आपके लिए हेल्पफुल हैं तो मेरे YouTube चैनल को ज्यादा से ज्यादा लाइक शेयर और सब्सक्राइब करें। हम फिर मिलेंगे एक नए टॉपिक के साथ। धन्यवाद।